हेलो मेडिकोस, आई एम भावना पवार। आप देख रहे हैं नर्सिंग बूट कैंप। इसमें आज का हमारा टॉपिक है एस्थमा। एस्थमा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसकी एक डिसीज़ कंडीशन होती है जो कि रिवर्सिबल होती है। तो इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, उससे रिलेटेड डिसीज़ कंडीशन के बारे में, तो वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को एस्थमा से। तो एस्थमा क्या है, इसकी हम लोग देखेंगे फर्स्टली डेफिनेशन। Asthma is a chronic lung disease in which person's airway respond in hyperactive way to certain stimuli, causes airway inflammation and narrowing। ठीक है, तो ये एस्थमा की डेफिनेशन हो गई। अब इसमें हम लोग क्या समझ रहे हैं कि एस्थमा क्या है। ठीक है, तो एस्थमा हम लोग क्या देख रहे हैं, एस्थमा एक टाइप की क्या है, क्रोनिक लंग डिसीज़। ठीक है, एस्थमा क्या है, एक टाइप की एस्थमा है एक टाइप की क्रोनिक लंग डिसीज़। क्रोनिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, रेगुलर बढ़ती हुई डिसीज़। ठीक है, एस्थमा क्या है, एक प्रोग्रेसिव लंग डिसीज़ जिसमें क्या होता है, इन विच अ पर्सनस एयरवे क्या हो गया, हमारा टोटल एयरवे की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। टोटल एयरवे का क्या मतलब होता है, नोज से लेकर के हमारा एल्वेलाई तक का पोर्शन। ठीक है, एल्वेलाई तक का पूरा पोर्शन क्या हो गया हमारा टोटल एयरवे। हाइपर एक्टिव वे, अब हाइपर एक्टिव वे से क्या समझ रहे हैं हम लोग कि कॉन्ट्रैक्शन जो है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो क्या हो रहा है, नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा टाइम में हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा एयरवे जो है कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, हाइपर एक्टिव वे में रिस्पॉन्ड कर रहा है टू अ सर्टन स्टिमुलाई। ठीक है, अ सर्टन स्टिमुलाई। अब सर्टन स्टिमुलाई से हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि डस्ट हो गया। ठीक है, सर्टन स्टिमुलाई का मतलब क्या हो गया, जैसे कि डस्ट हो गया, या ऑक्यूपेशनल चीज़ें, या तो फिर जेनेटिक हमें मिली है, या एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आ जाएगा सर्टन स्टिमुलाई, एयरवे इन्फ्लामेशन एंड नैरोविंग। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है और नैरोविंग देखने को मिल रही कहाँ पर, हमारे एयरवे के अंदर में। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि हमारा एस्थमा क्या डेफिनेशन है हमारे एस्थमा की। तो एक बार फिर से देखते हैं, एस्थमा क्या है, एक क्रोनिक लंग डिसीज़ मतलब कि प्रोग्रेसिव लंग डिसीज़ है जो निरंतर बढ़ रही है, जिसमें क्या हो रहा है, अ पर्सन एयरवे रिस्पॉन्ड, एक पर्सन का जो एयरवे है, सांस लेने का जो नली है, जो पाथवे है, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, हाइपर एक्टिव वे में। हाइपर एक्टिव वे का मतलब हमने क्या देखा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या हो रहा है, अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, टू अ सर्टन स्टिमुलाई। सर्टन स्टिमुलाई मतलब अलग अलग कारणों की वजह से, जिसकी वजह से क्या कॉज हो रहा है, एयरवे इन्फ्लामेशन। एयरवे जो है हमारा नोज से लेकर एल्वेलाई तक के वो इन्फ्लेम्ड देखने को मिल रहा है, और उसी की वजह से हमारे एयरवे में नैरोइंग हो रही है, जिससे सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ हो रही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्थमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, इट इज़ अ 3 स्टेप प्रॉब्लम। अब ये 3 स्टेप प्रॉब्लम्स क्या है, 3 स्टेप में फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, एयरवे में इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है हमको, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिल रहा है हमको। ठीक है, जैसे हमने बात करी थी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या है, बार बार जल्दी जल्दी रैपिडली हो रहा है, और ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिल रहा है हमको, मतलब जो ब्रोंक्यूल्स है उसमें सिकुड़न जो है, स्पाज्म जो है, वो हमें ज़्यादा वो हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो एयरवे इन्फ्लामेशन, सेकंड स्टेप एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, एंड थर्ड स्टेप क्या हो गया हमारा, ब्रोंकोस्पाज्म। ठीक है, अभी हमें एस्थमा प्रॉपरली समझ में आ गया कि एस्थमा एक क्रोनिक मतलब कि प्रोग्रेसिव लंग डिसीज़ है, जिसमें क्या होता है, एक पर्सन का जो एयरवे होता है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, हाइपर एक्टिव वे में रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, किस वजह से, किसी भी सर्टन स्टिमुलाई, किसी भी कारण की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एयरवे इन्फ्लेम हमको दिखाई दे रहा है, और साथ ही में एयरवे कैसा हो रहा है, नैरो होता दिखाई दे रहा है। इसके 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखा, एयरवे इन्फ्लेम होता हुआ दिखा, सेकेंड स्टेप है एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, एंड थर्ड स्टेप हमने क्या देखा है इसका, ब्रोंकोस्पाज्म। आई होप
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पिक्चर के थ्रू। अब यहाँ पर हम लोग नॉर्मल लंग देख रहे हैं, ठीक है। जो नॉर्मल एयरवे का पाथ है उसमें आप देखेंगे तो नोज हमको दिखाई दे रहा है ना, पेशेंट का थ्रोट दिखाई दे रहा है, ट्रेकिया दिखाई दे रहा है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये जो टोटल एयरवे है ये हमको पूरा पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मसल्स हमको कैसे रिलैक्स दिखाई दे रही है, नॉर्मल लाइनिंग दिखाई दे रही है, इसमें कोई भी इन्फ्लामेशन स्वेलिंग जो है नहीं दिखाई दे रहा। नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस यहाँ पे हमको एयरवे में दिखाई दे रहा है। वहीं पे जब हम बात कर रहे हैं कि एस्थमेटिक लंग की, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एस्थमेटिक लंग में हमें क्या दिखा रहा है, मसल टाइटनेस, ठीक है। ये जो मसल्स होती है हमारे जो एयरवे है उसकी मसल कैसी दिखाई दे रही है, हमको टाइट दिखा रही है। लाइनिंग जो है उसमें कैसा इन्फ्लामेशन हमको प्रॉपरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये नॉर्मल लाइनिंग देखो, और ये हमारी जो है स्वोलन लाइनिंग देखने को मिल रही है। एक्सेस म्यूकस, अब म्यूकस का भी प्रोडक्शन इसमें कैसे हो रहा है, ज़्यादा, क्योंकि म्यूकस क्या हो जाएगा, ट्रैप करके वहीं पर फंस जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एस्थमेटिक लंग, ठीक है। अभी किस वजह से हो रहा है, इसके कारण हम लोग आगे देखेंगे। क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है, हाइपर एक्टिविटी हो रही, हाइपर सेंसिटिविटी हो रही, किस वजह से, डस्ट की वजह से, मौसम चेंज होने की वजह से, या ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स की वजह से, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या क्या देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉजेस ऑफ एस्थमा क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉज किन कारणों से एस्थमा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, एयर पोल्यूशन। फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन की वजह से अस्थमा कैसे हो सकता है, एयर पोल्यूशन की वजह से जो आपका एयरवे है, ठीक है, वो डैमेज हो सकता है। उसमें जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल जो है आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से भी अस्थमा हो सकता है ना। जो आपका जो बॉडी का पाथवे है एयर का, वो नैरो हो सकता है, उसमें हाई अमाउंट में ऑक्सीजन रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, और लो अमाउंट में क्या है, ऑक्सीजन रहेगी। तो जो बॉडी है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जैसी कंडीशन में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, डस्ट। अब डस्ट भी क्या कर सकती है, कॉज कर सकती है किसको, अस्थमा को, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, एलर्जेंस। एलर्जेंस ये सभी क्या करते हैं, सेम वे में काम करेंगे। सेम वे में कैसे काम करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ये जा कर के इन्फेक्शन फैलाते हैं। इन्फेक्शन फैलाने के बाद में क्या होता है, इन्फेक्शन के बाद में होता है बॉडी के अंदर क्या, इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन होता है। और इसके बाद में क्या होता है, हमको कोई भी डिसीज़ कंडीशन अराइज होती है, जैसे कि हमारा एस्थमा देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा का पूरा कॉज हो जाएगा इसका। तो ये सभी चीज़ें क्या करेगी, हमारी बॉडी में जाके इन्फेक्शन करने का काम करती है। एलर्जन, सर्टेन टाइप ऑफ एलर्जन, अगर डस्ट एलर्जी है ना, या तो फिर किसी डॉग्स या कैट के जो फर होते हैं उनसे एलर्जी है ना, किसी कपड़े से, ऊन से एलर्जी है, तो उसकी वजह से भी छींक आ सकती है, खांसी आ सकती है ना। सर्टेन टाइप ऑफ एलर्जेंस में यही एलर्जेंस आते हैं। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस। आप किसी नए इन्वायरमेंट में एंटर करे हो, ठीक है, एक शहर से छोड़ करके नए शहर में गए हो, वहाँ का जो माहौल है आपको सूट नहीं कर रहा, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से आपको छींक आ रही है, खांसी हो रही है ना। बार बार क्या है, यही रिपीटेटिवली दोहरा रहा है, और उस इन्फेक्शन को ठीक करने का आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, वेदर टेम्परेचर। सेम इन्वायरमेंटल चेंजेस के अंदर वेदर टेम्परेचर की भी बात आती है। अगर आप किसी शहर में रहते हैं जहाँ पर मॉर्निंग में आपको जो है सुबह के टाइम पे आपकी ठंड लग रही है, दोपहर में धूप निकली और शाम में बारिश हो रही है, तो भी क्या हो सकता है, आपका अस्थमा जो है ट्रिगर कर सकता है, कॉज कर सकता है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, केमिकल इरिटेंट्स। केमिकल इरिटेंट्स में क्या जाएगा, जैसे कि आपके घरों में क्या होती है, दीवारों में पेंट किया जाता है, तो किसी किसी को, या फिर आप जब नील पेंट लगाते हो, है ना, तो किसी किसी को क्या होता है, उससे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है, उस स्मेल से सिर दर्द होता है, उस स्मेल से उनको छींक आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स को मिलाया जाता है, जो क्या करता है, जब हम उन चीज़ों को इनहेल करते हैं तो वो भी हमारी बॉडी के अंदर में हार्म करने का काम करता है, और उसी की वजह से हमारी बॉडी हाइपर सेंसिटिव वे में काम करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, सर्टेन मेडिकेशंस लाइक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है, कुछ ड्रग्स भी ट्रिगर कर सकती है एस्थमा को, ठीक है। अब इसमें हमको कौन सी ड्रग्स बता दी है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स।
नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, मदर को, फादर को, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, किसी को भी हो आपकी फैमिली में, तो वो जेनेटिकली आपके अंदर आ सकता है। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्टिमुलाई मतलब आप किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में हो जो आपको किसी ऐसे केमिकल रिलेटेड धुएं से एक्सपोज करने का काम कर रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। फैक्ट्री का जो धुआं है उसकी वजह से हो सकता है, जैसे कि पहले के टाइम पे चूल्हे पे खाना बनता था, गैस पे खाना बनता, सिगड़ियों पे खाना बनता था, है ना, तो उसकी वजह से भी जो है आपका एयरवे डैमेज होता था, क्योंकि आप क्या करते हो, कुछ अमाउंट में धुएं को इनहेल कर रहे हो। तो एयर पोल्यूशन, डस्ट, एलर्जन, एनवायरनमेंट चेंजेस, वेदर, टेम्परेचर, केमिकल इरिटेंट, सर्टेन मेडिकेशंस, है ना, जेनेटिक या ऑक्यूपेशनल स्टिमुलाई, ये सभी मिलके क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी बॉडी में क्या करते हैं, इन्फेक्शन, ठीक है, क्या करेंगे, इन्फेक्शन, और इसके बाद में क्या होगा, इन्फेक्शन ये प्रोग्रेसिव रहेगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ठीक है, मतलब ये अक्यूट रहेगा, मतलब कम टाइम के लिए दिखाई देगा, उसके बाद में अगर धीरे धीरे बढ़ते गए, आपको देखने को मिल रहा है कि जैसे ही डस्ट वाले एरिया में आते हो तो आपको बार बार छींक आने लग जाती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये होता है इन्फेक्शन, सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शन। अब अगर ये प्रोग्रेसिव हुआ, मतलब आगे बढ़ते गया, ये इन्फेक्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, तो क्या होता है हमारी बॉडी में, इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब इस इन्फ्लामेशन के बाद में क्या हो रहा है, डिसीज़ कंडीशन अराइज हो जाती है, जिसको हमने क्या बोल दिया, एस्थमा, ठीक है। अगर इन कारणों की वजह से हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्थमा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको आई होप कॉजेस क्लियर हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एस्थमा। तो अब इसमें टाइप्स ऑफ एस्थमा में फर्स्ट क्या देख रहे हैं, एक्सट्रिंसिक एस्थमा मतलब कि बाहर की चीज़ों के कारण होने वाला एस्थमा, ठीक है, बाहरी कारणों से होने वाला एस्थमा। तो इसमें फर्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, डस्ट एंड पॉलन, ठीक है। डस्ट मतलब कि जो धूल, डस्ट होती है हमारी बाहर एनवायरनमेंट के अंदर, और पॉलन मतलब क्या हो गया, किसी भी प्रकार का कपड़ा, फर, डॉग या कैट्स के फर, है ना, तो उसकी वजह से हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक एस्थमा, मतलब बाहरी कारणों से होने वाला। इंट्रिंसिक एस्थमा का क्या मतलब हो जाएगा, इन्फेक्शन एंड स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो गया आपको, है ना, या तो फिर आपकी बॉडी क्या है, स्ट्रेस में आ रही है, उसकी वजह से एस्थमा अगर ट्रिगर हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रिंसिक एस्थमा। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा, ठीक है, एक्सरसाइज अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो आपको क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील होने लग जाती है, ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं, आपने देखा होगा लोगों को एक्सरसाइज करते हुए, तो कई बार क्या होता है, तेज़ भागने से, तेज़ चलने से, तेज़ बोलने से, है ना, या तो फिर ऐसा कोई सामान उठाने से जिससे पर्सन की सांस फूलने लग जाए, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, एस्थमा ट्रिगर हो जाता है, एस्थमा अटैक हो जाता है किसी पेशेंट को, है ना, या किसी भी पर्सन को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, रनिंग एंड स्विमिंग एग्जाम्पल में बता रहे। नॉक्चुरल एस्थमा, ठीक है, नॉक्चुरल एस्थमा का क्या मतलब होता है, नॉक्चुरल एस्थमा रिलेटेड होता है नाइट से, ठीक है, मतलब सिम्टम्स वर्स एट नाइट, रात के समय में किसी भी पर्सन को अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा ही एयरवे ब्लॉक हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉक्चुरल एस्थमा। देन देयर इज ऑक्यूपेशनल एस्थमा, जिसमें क्या बोल रहा है, ब्रीदिंग इन केमिकल फ्यूम्स, गैसेस, डस्ट एक्सेट्रा, मतलब कि केमिकल रिलेटेड जितना भी धुआं है, जो गैस यूज़ होती है, और डस्ट केमिकल, जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर किसी टाइप की सर्टेन अमाउंट ऑफ डस्ट, गैस और फ्यूम के इनहेलेशन की वजह से पेशेंट को की बॉडी के अंदर एस्थमा हो रहा है या ट्रिगर किया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल एस्थमा। आई होप आपको ये सारे टाइप्स ऑफ एस्थमा क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी आपके क्वेश्चन या क्वेरी होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी से हम क्या समझते हैं, मतलब एक पूरा का पूरा रूट जिससे हम समझ सकते हैं कि जो एस्थमा है वो कैसे होता है, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमने क्या देखा, धूल, डस्ट, एलर्जीज, है ना, इसके साथ में ऑक्यूपेशनल जगह पर हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पर, या तो फिर जेनेटिकली किसी भी कारण से पेशेंट को क्या है, एस्थमा ट्रिगर किया, उसके बाद में पेशेंट की बॉडी में क्या होता है, एयरवे इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ,
बार बार वो इन्फेक्शन बढ़ता गया, उसकी वजह से एयरवे इन्फ्लेम हो गया, ठीक है, इन्फ्लामेशन हमको देखने को मिल रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, ठीक है, जो म्यूकस हमारी बॉडी के अंदर में प्रेजेंट होता है, गॉबलेट सेल जो सिक्रीट करती है म्यूकस को, हमारे पूरे एयरवे के अंदर उसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, एयरवे मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब एयरवे की जो मसल्स हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसके रास्ते को धीरे धीरे क्या कर, इन्फ्लेम होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही ऑलरेडी, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उसमें म्यूकस भी है तो वो क्या हो गया, और ज़्यादा ही कड़क होते जा रहा है, टफ होते जा रहा है, टाइट होते जा रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, स्वेलिंग इन ब्रोंक्यूल मेम्ब्रेन्स। अब ब्रोंक्यूल की जो मेम्ब्रेन्स है उसमें हमको स्वेलिंग भी दिखाई दी थी, जैसे कि हमने डायग्राम के अंदर में प्रीवियसली देखा था कि हाइपर सिक्रेशन देखने को मिला, एयरवे मसल में कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिला, और स्वेलिंग देखने को मिली कहाँ पर, ब्रोंक्यूल मेम्ब्रेन में। ये तीनों चीज़ें हो रही है। अब इसकी वजह से हम और क्या देख रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या देख रहे हैं, नैरोविंग ब्रीदिंग पासेज। जो ब्रीदिंग का जो पासेज एरिया है वो कैसे होते जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा नैरो, ठीक है, छोटा होते जा रहा है, मतलब उसमें से एयर है उसको जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ देखने को मिल रही है। और इसी की वजह से हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, वीजिंग साउंड सुनने को मिल रहा है, कफ देखने को मिल रहा है पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कफ बन रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर एयर जा ही नहीं रही और जो एयर है वो बाहर ही नहीं निकल रही तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी, साथ में टाइटनेस इन चेस्ट, ठीक है, चेस्ट कैसी फील होगी पेशेंट की, बहुत ही ज़्यादा टाइट फील होगी। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग एस्थमा, ठीक है, क्या बोलेंगे, एस्थमा। तो ये क्या हो गया हमारा एस्थमा की। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, पेशेंट की बॉडी में हमको क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग में पेशेंट को प्रॉब्लम होगी क्योंकि चेस्ट टाइट हो रही है, म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसमें क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग पेशेंट को देखने को मिलेगी। वीजिंग साउंड जो है वो हमको सुनने को मिलेगा, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ये भी होगा, ब्रीदिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होंगी। काफिंग, रेगुलर हमको काफ सुनने को मिलेगा। चेस्ट टाइटनेस एंड म्यूकस प्रोडक्शन, ये सभी हमने कहाँ देख लिया, हमारे पैथोफिजियोलॉजी के अंदर ही देख लिया है कि ये कॉमन चीज़ें जो है हमको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम फर्स्टली क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि पेशेंट का जो चेस्ट टाइटनेस है वो हमको प्रेजेंट दिखाई दे रही है ना, तो इसी तरीके की चीज़ें हम लोग नोटिस करेंगे। पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पेशेंट हाँफ रहा है ना, पेशेंट की बॉडी कैसी दिखाई दे रही है, कोई बॉडी पार्ट ब्लू तो नहीं पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ें हमको फिजिकल एग्जामिनेशन करते टाइम दिखाई देगी। नेक्स्ट क्या लेंगे हम लोग, फैमिली हिस्ट्री की, पेशेंट की किसी भी फैमिली मेम्बर को एस्थमा की कंडीशन या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई कंडीशन तो नहीं है। स्पायरोमीटर क्या होता है, एक्सरसाइज करने का एक डिवाइस होता है जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कशन किया हुआ है। इसका जो डायग्राम है यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, पल्स ऑक्सीमेट्री हम लोग जब भी वाइटल्स लेते हैं, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के वाइटल साइंस को चेक करते हैं। वाइटल साइंस को जब चेक करते हैं तो उसमें बीपी, पल्स, टेम्परेचर ये हम लेते हैं। तो पल्स ऑक्सीमेट्री से हमको क्या पता चल जाता है, पेशेंट का जो हार्ट बीट है वो कैसा है, साथ ही में क्या पता चलता है, SpO2 का लेवल। तो पल्स ऑक्सीमेट्री में हमको क्या देखना है, पेशेंट की बॉडी में SpO2 का लेवल कितना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का एक्सरे करेंगे, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि पेशेंट का क्या है, एक्सरे के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कफ जमा हो गया है पेशेंट की बॉडी में, एक्सरे में हमको क्या दिखाई दे देगा, ऑल ओवर द पेशेंट का लंग्स दिखाई दे देगा, हार्ट दिखाई दे देगा कि क्या किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है।
ऑस्कल्टेशन फॉर ब्रीदिंग साउंड, किसके लिए हमको सुनना है, कहीं पेशेंट की बॉडी से व्हीजिंग साउंड तो नहीं सुनाई दे रहा। इसके साथ में जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हमको ये भी नोटिस करना है कि पेशेंट को काफ तो नहीं आ रहा, पेशेंट कितनी बार काफ कर रहा है, क्योंकि ये भी हमारा एक क्या है, मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि पेशेंट को स्पूटम आ रहा है, काफ आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑल ओवर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट ब्रोंको डायलेटर्स या बीटा एगोनिस्ट। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, दे कॉज वाइडनिंग ऑफ एयरवे बाय रिलैक्सिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स बाय मिस्टेक बीटा रिसेप्टर्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, बीटा एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं, जिससे क्या होता है, जो ब्रोंकियल मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। ब्रोंकियल स्पाज्म हो रहा था, है ना, तो ब्रोंको डायलेटर का क्या मतलब है, ब्रोंक्यूल्स के स्पाज्म को डायलेट करना, उसको रिलैक्स करना। अब उसके अंदर कौन सी मेडिकेशंस आती है, एल्ब्यूटेरॉल, सालब्यूटामॉल एंड फॉर्मेटोरॉल जैसी मेडिकेशंस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, ज़ैथीन डेरिवेटिव्स। ठीक है, ज़ैथीन डेरिवेटिव्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की अंदर की जो स्मूथ मसल्स होती है, लाइनिंग होती है, उसको रिलैक्स करने का काम कर रहे हैं। अब इसमें जो मेडिकेशंस है वो हमको बताई गई है, थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन एंड एमोफाइलिन। इसमें से कुछ मेडिकेशंस के नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशंस। अब ये क्या है, दीज ड्रग्स इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, मतलब कि म्यूकस के सिक्रेशन को क्या कर रहा है, कम करने का काम कर रहा है। अब इसका एग्जांपल क्या है, आइप्रोट्रोपियम। ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट, ये किसमें देखा होगा आपने, नेबुलाइजर जब यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या मिलाते हैं, एट्रोपिन सल्फेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, मतलब कि इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को देते हैं। एंड एंटी एलर्जिक ड्रग भी होती है क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, अब इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, प्रीनिसोलोन एंड मिथाइलोप्रीडिसोनोन एंड बीटा मैथेसेनोन। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसको हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग या एंटी एलर्जिक ड्रग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, ल्यूकोटेरिन रिसेप्टर एनागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट। अब ये क्या कर रहे हैं, दे प्रिवेंट द एक्शन ऑफ ल्यूकोटेरिन ब्लॉकिंग देयर रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अब इससे क्या होता है, ल्यूकोटेराइंस हैव अ की रोल इन इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं हम लोग, है ना, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए काम दे रहे हैं। इसके एग्जांपल क्या है, मॉन्टे ल्यूकास्ट एंड जेफिरो ल्यूकास। तो ये क्या हो गया हमारा ऑल ओवर द मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग किसको किसको ट्रीट किया हमने, म्यूकस के सिक्रेशन को, ऑल ओवर मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, जिसमें हमने किसको किसको जो है ट्रीट किया है, म्यूकस के सिक्रेशन को, है ना, म्यूकस के सिक्रेशन के साथ में इन्फ्लामेशन को, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑल ओवर द मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हमने किन किन चीज़ों को ट्रीट किया है, हमारा म्यूकस के सिक्रेशन को, है ना, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए ड्रग्स दी गई है, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए ड्रग्स दी गई है, और क्या है, जो स्पाज्म हो रहा है, ब्रोंकोस्पाज्म, है ना, ब्रोंकोस्पाज्म, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है मेडिकेशन दी गई। तो 3 तरीके के मेडिकेशन इसमें पूरा यूज़ करते हैं, जिसमें म्यूकस के सिक्रेशन को कम करने के लिए देते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए देते हैं, और ब्रोंकोस्पाज्म को ठीक करने के लिए जो है मेडिकेशन दी जाती है। अब आप मुझे बताइएगा कि जो हम लोग नेबुलाइज़र है उसका यूज़ क्यों करते हैं, म्यूकस के प्रोडक्शन को रोकने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, या ब्रोंकोस्पाज्म को रोकने के लिए। तो ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, और यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है अस्थमा, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये जो सारा टॉपिक है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और इस टॉपिक को आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका इससे रिलेटेड,
या तो फिर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Lights, camera, action.